Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to study today and the unit we are going to cover hopefully is orthopedic surgery from Doger Systemic Surgery में से पेज की इतनी भरी हुई हालत देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस सेकेंड हैंड बुक तो इसी तरह की हालत होती है. स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आपको पता होना चाहिए बच्चे द फ्रैक्चर डिसकंटिन्यूटी इन द एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी ऑफ द लॉन्ग बोन. डिसलोकेशन जिसमें दो जॉइंट जैसे आपस में जुड़े हों, दो बोन्स आपस में एक जॉइंट पे जुड़े हुए हों और वो एक डिसरप्ट कर जाए, दोनों बोन्स अलग हो जाए, जॉइंट अलग हो जाए. जॉइंट बनी ना ऑब्वियसली दोनों बोन्स के दरमियान जॉइंट बनेगा, दोनों बोन्स जब अलग हो जाएगी जॉइंट भी नहीं रहेगा. द नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ द टू बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट कंप्लीटली डिस्टरप्ट हो जाए तो डिसलोकेशन कहते हैं. डिस्ट्रैक्शन इज जस्ट द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेसेस विद नो डिसलोकेशन लिगामेंट रप्चर. सिर्फ आपस में सर्फेसेस जैसे लेट्स सपोज दो बोन्स और सर्फेस आपस में ऐसे हैं तो सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे हिल जाएं बट डिसलोकेशन या लिगामेंट रप्चर ना हो. सबलक्सेशन इज पार्शियल डिसलोकेशन और सबलक्सेशन के पार्शियल सबलक्सेशन किसे कहते हैं वो हम स्प्रेन को कहते हैं. टेम्पररी सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन मसल्स पे पड़ता है, स्प्रेन लिगामेंट्स पे पड़ता है. एक बार एलपी हम कहते हैं ना लंबर पंक्चर, तो लिगामेंट्स पे पड़ता है स्प्रेन और स्ट्रेन पड़ता है मसल्स पे एमटी. ठीक. वेल्गस वायरस, वेल्गस कहते हैं बाहर निकला हो अवे फ्रॉम द मिड लाइन और वायरस कहते हैं अंदर की तरफ गया हो. वेल्गस से नॉक हो जाते हैं नीज और वायरस इज बोर्ड लेग्स. ठीक. जिनो हम लैटिन में का बॉडी है फॉर नी. बाकी ये एनाटॉमी ऑफ द लॉन्ग बोन है कि डायफिजिस मेटाफिजिस एपिफिजिस उन दोनों के दरमियान जो मेटाफिजिल ग्रोथ प्लेट होती है उसे फिजिस से करते हैं. टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. एक हमारे पास है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो थ्रू एंड थ्रू चलते हैं. फिर होते हैं हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें दो से ज़्यादा हड्डियाँ टूटती हैं. अब वो क्लोज हो या ओपन हो. क्लोज मतलब ऊपर स्किन हो, क्लोज. अगर स्किन ना हो ऊपर तो वो ओपन फ्रैक्चर हो जाते हैं. उसमें हमें टेटनस की प्रोफिलैक्सिस भी देनी पड़ती है और इसमें ज़्यादा खतरा होता है. ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जिसमें बस क्लैविकल हो गई या दूसरी बोन्स होंगी, यंग पीपल बोन्स फ्लेक्सिबल होती है और वो फोल्ड कर जाती हैं. स्पायरल फ्रैक्चर जो रेडियल फ्रैक्चर जिसे कहते हैं. बटरफ्लाई फ्रैक्चर इज अ वेज शेप फ्रैक्चर अराइजिंग फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन एट द एपेक्स ऑफ द फोर्स इनपुट. वेज बनता है बेसिकली. जैसे ये लॉन्ग बोन है उसमें ये वेज बनेगा. ठीक. फिर कम्युनेटेड फ्रैक्चर जिसमें हड्डियों के पड़चे उड़ जाए, मतलब कि छोटी छोटी हड्डियाँ हो जाएं, एक हड्डी में ही छोटी छोटी हड्डियाँ हो जाए, इतनी बुरे फ्रैक्चर हो. कंप्रेशन फ्रैक्चर जो ऑब्वियसली कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर हुआ है. कैंसलस बोन्स कोलैप्स जो सॉफ्ट बोन होती है. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है. और अब हम क्लासीफाई किस तरह करते हैं? दो होती हैं क्लासिफिकेशन. एक एओ क्लासिफिकेशन है जिसको मुझे कुछ भी नहीं पता, और दूसरी है सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है. एओ क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बेले से करनी है इसलिए मैंने की भी नहीं. एओ क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आगे पेल्विस के फ्रैक्चर्स में हम पढ़ेंगे क्योंकि पेल्विस के फ्रैक्चर्स को एओ क्लासिफिकेशन के थ्रू ही डिवाइड किया हुआ है. सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन इसके 5 हैं. इसका निमोनिक है सॉल्टर ही है. सेपरेशन अबव लोअर थ्रू एंड रिडक्शन. अब गौर से सुने. जब भी हमारे पास ये नॉर्मल है, दिस इज़ मेटाफिजिस, दिस इज़ द फिजियल डिस्क, ये एपिफिजिस है ऊपर और जो ये बोन होगी ऊपर वो डायफिजिस होगी. जब भी फिजियल देयर इज कंप्लीट फिजियल फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट बट द फ्रैक्चर ट्रावर्सेस थ्रू द हाइपोट्रोफिक जोन ऑफ द फिजिस के थ्रू जाती है. बस इसका इतना सा काम है. ये हो गया टाइप 1 हमारा. सेपरेशन, देयर इज जस्ट सेपरेशन of the hypertrophic zone of physis and results in the widening of the physis. Growth zone is not disturbed. अब टाइप 2 में क्या हुआ हमारे पास? अब देखो मेटा को डिस्टर्ब किया उसने. फ्रैक्चर इन्वॉल्व द मेटा. ये ऊपर मेटा थी ना, उसने मेटा को डिस्टर्ब किया, एपिफिजिस को डिस्टर्ब नहीं किया. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिफिजियल प्लेट, जस्ट इन्वॉल्व द मेटाफिजिस. इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप 2 है. 75% ऑफ द इंजरीज अकर. ठीक है. अब टाइप 3 से लेकर टाइप 5 तक इसने सब ने इन्वॉल्व करना है एपिफिजिस को और मेटाफिजिस को. और टाइप 3 फ्रैक्चर ट्रावर्सेस द फिजिस एंड द एपिफिजिस विदाउट मेटाफिजियल इन्वॉल्वमेंट. इट टेंड्स टू इन्वॉल्व द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रेडिस्पोजिशन फॉर द ग्रोथ अरेस्ट. अभी देखो पहले मेटा इन्वॉल्व हुई थी, अब इसने मेटा को इन्वॉल्व नहीं किया. टाइप 2 में इसने मेटा को इन्वॉल्व किया था, टाइप 3 में इसने मेटा को नहीं एपी को इन्वॉल्व कर दिया, एपिफिजिस इन्वॉल्व होगी. टाइप 4 सब चीज़ों को इन्वॉल्व करती है. मेटा हो, फिजिस हो, एपिफिजिस हो, सब चीज़ों को तोड़ देती है. और टाइप 5 क्रश इंजरी, ऐसे क्रश प्रेशर जैसे रिडक्शन कंप्रेशन इंजरी पड़ी थी. क्रश इंजरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिजिस एंड इट रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ द ग्रोथ. इसे रिडक्शन कहते हैं.
ठीक। अच्छा, व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्रैक्चर? ट्रॉमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ओवर यूज, स्ट्रेस फ्रैक्चर तो कॉमन अमंग एथलीट्स, पेन, डिफॉर्मिटी, और इतनी ज़्यादा पेन होती है फ्रैक्चर की एनाटॉमिकल बाउंड्री से ज़्यादा पेन होती है कई दफ़ा। हाउ वुड यू डायग्नोज? हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एक्सरे। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है रूल ऑफ टू जो फॉलो करना होता है। टू का रूल ये है कि देर मस्ट टू व्यूज़, एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक लेटरल, उस जॉइंट का दो जॉइंट्स होने चाहिए। जहाँ भी जिस बोन का भी फ्रैक्चर हुआ है, एक जॉइंट उससे ऊपर एक जॉइंट उससे नीचे, दोनों आने चाहिए। लेट्स सपोज टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है तो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट दोनों आने चाहिए। टू लिम्स, बच्चों में स्पेशली इन चिल्ड्रन हम दोनों साइड के लिम्स का फ्रैक्चर का एक्सरे लेते हैं टू कंपेयर, और 2 टाइम्स होना चाहिए, एक एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द ईआर या एडमिशन, और दूसरा आफ्टर द ऑपरेशन होना चाहिए आफ्टर 48 आवर्स। व्हाट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर? अर्ली में वैस्कुलर इंजरी, हेमरेज, या कोई भी बस विजरल इंजरी हो जाए जहाँ से हड्डी टूटी है वहाँ से उसके इर्द गिर्द विजरा इन्वॉल्व हो जाए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, हीमार्थ्रोसिस, वोल्कमैन इस्केमिक कंट्रैक्चर जिसे कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, वुंड इन्फेक्शन स्पेशली इन द ओपन फ्रैक्चर, सिस्टेमिक फैट एम्बोलिज्म, शॉक, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एक्सरबेशन ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज, डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और निमोनिया। लेट कॉम्प्लिकेशन में मैल यूनियन, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, ये 3 चीज़ों को याद रख लें। और एवास्कुलर नेक्रोसिस, सिस्टेमिक गैंग्रीन, टेटनस, सेप्टिसीमिया, फियर ऑफ मोबिलाइजिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैल यूनियन, नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन में क्या डिफरेंस है? नॉन यूनियन है कि 3 to 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, हड्डियाँ जुड़ नहीं रही, नॉन यूनियन हो गया। डिलेड यूनियन एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है, डिलेड यूनियन। मैल यूनियन है हड्डी लेट सपोज एक सीधी थी, आई मेक यू, लेट सपोज ये हड्डी थी और एक हड्डी को दूसरी हड्डी से ऐसे जोड़ना था सीधा, लेट सपोज, तो हड्डी सीधी नहीं बनी। लेकिन मैल यूनियन में क्या हुआ कि गलती से ये वाली हड्डी इस रुख आ गई और प्रॉपरली रिडक्शन नहीं हो सकी, तो मैल यूनियन हो गया, ठीक है। उसको में भी फंक्शन लूज हो जाता है जॉइंट का। इट प्रेजेंट्स विद पेन, डिसफंक्शन, लिम्ब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड limb restricted movement around the fractured side. How would you get to know? एक तो पेशेंट खुद फील करेगा कि मूवमेंट नहीं सही हो रही, दूसरा आप एक्सरे करा सकते हो। डिलेड यूनियन है तो आप उसको वेट करो, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट। मैल यूनियन है उसको दोबारा से उसकी कॉस्मेटिक उसको दोबारा से आप अलाइन करोगे, चाहे ओपन करके अलाइन करो, जैसे मर्जी अलाइन करोगे फिर क्लोज करोगे। नॉन यूनियन तो इट इज़ यूजुअली ट्रीटेड सर्जिकली, फ्रैक्चर साइड इज ओपन, 2 ends of the bone are trimmed and the gap between the 2 ends of the bone they are bridged with a bone graft. The bone graft कहाँ से obtain होते हैं? या तो iliac crest या from fibula. प्रिंसिपल ऑफ द फ्रैक्चर मैनेजमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू मैनेज? ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसके 2-4 पॉइंट्स है जो हिफ्स कर लें। एक तो ये है कि फॉलो ATLS रूल्स, उसे हॉस्पिटल लेकर जाएँ, एनाल्जेसिक्स दें, एंटीबायोटिक्स दें, अलॉन्ग विद टेटनस प्रोफिलैक्सिस, सिर्फ तब जब उसका ओपन फ्रैक्चर है। फिर आप उसको करेंगे एक्सटर्नल फिक्सेशन और रिहेबिलिटेट, रिडक्शन, स्टेबलाइजेशन, फिक्सेशन, रिहेबिलिटेशन। रिड्यूस करेंगे क्लोज रिडक्शन विद विद ट्रैक्शन और रोटेशन या ओपन रिडक्शन। अगर आपको ओपन फ्रैक्चर है तो आपको करनी पड़ेगी ओपन फ्रैक्चर में, या जब क्लोज रिडक्शन फेल कर जाए, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है वो डिस्प्लेस्ड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, क्लोजली अनस्टेबल फ्रैक्चर है, ग्रॉसली अनस्टेबल फ्रैक्चर है, तो इन सारी सिचुएशन में आपको ओपन रिडक्शन ही करनी पड़ेगी। फिर हाउ वुड यू स्टेबलाइज? या तो स्प्लिंट्स कास्ट के थ्रू या फिर ट्रैक्शन के थ्रू, जो पिन्स डालते हैं इंट्रामेडुलरी पिन्स डालते हैं। स्किन, ये तो स्किन पे है ना, स्किन ट्रैक्शन, ताकि हड्डी जो है वो सीधी रहे और फिर जाके उसको ट्रीट कर सकें। ये है जो फीमर का फ्रैक्चर होता है ना, तो हम उसे करते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन के थ्रू हैं कि टिबिया से नेल गुजार के उसको वेट डालते हैं ताकि हड्डी, टांग सीधी हो, हड्डी सीधी हो। और ऑब्वियसली ये वाला जॉइंट भी डिस्टर्ब होता है, तो फीमर बहुत इंपॉर्टेंट है उससे जोड़ना, क्योंकि वो बहुत बेसिक इंसान की टांग है। ना सिर्फ इंसान की, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन टू, कि बहुत इंपॉर्टेंट, हर लिविंग बीइंग के लिए फीमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको ट्रैक्शन देकर फिर आप, अब अट्रैक्शन दे के उसे अलाइन कर दिया, फिर आगे क्या करेंगे? फिर आगे ये है कि उसको फिक्स करेंगे, जो टूटे हुए पोर्शन है उसको फिक्स करेंगे। इंटरनल फिक्सेशन, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर अनस्टेबल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, और आप स्क्रूज या प्लेट से, DCP भी जिसे कहते हैं, के वायर से, इंट्रामेडुलरी नेल से, स्क्रूज प्लेट जैसे इसने कंडाइलर पोर्शन में डाले हैं। प्लेट अप्लाई टू शाफ्ट ऑफ हिमरस,
यहाँ वायर्स स्पेशली यूज फॉर सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ ऑलिकरन परसन। सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हम आगे पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा प्रॉफ में है। इंट्रामेडुलरी नेल स्पेशली फॉर टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस एंड फीमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रामेडुलरी नेल्स के हर एक चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर ये एडवांटेज है कि मिनिमल इन्वेसिव है ये इंट्रामेडुलरी नेल्स और अर्ली वेट बेयरिंग, लेस पेरियोस्टल डैमेज देन ओपन रिडक्शन एंड मे नॉट नीड रिमूवल। तो डिसएडवांटेज भी है इसके साथ ही, इंक्रीज रिस्क ऑफ एडेम्बुला, इन्फेक्शन हो सकती है, डिफ़िकल्ट टू रिमूव, अगर टूट गया तो रिमूव करना मुश्किल हो सकता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स का एक फ़ायदा होता है कि बाहर से इरीगेट हो सकता है, धुल सकती है, पट्टी खुल के दोबारा हो सकती है, लेकिन यही इसका डैमेज भी है। और इसके साथ साथ अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है स्किन को तो वो भी कर सकता है, लेकिन यही इसका साथ साथ डैमेज भी है कि सॉफ्ट टिश्यू टेथरिंग भी हो सकती है और पेन साइड इन्फेक्शन और इंटरफेयर सर्जिकल प्रोसीजर इंटरफेयर भी तो हो सकता है ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल फिक्सेटर से। कौन कौन से ऐसे फ्रैक्चर हैं जिनको आपको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्लेविकल, स्कैपुला, अल्ना, स्कैफॉइड, फ्लेंजल, मेटाटार्सल बोन्स, फिबुलर शाफ्ट, अनडिस्प्लेस्ड टिबियल फ्रैक्चर या पेल्विक फ्रैक्चर। और कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें ऑपरेटिव ज़रूरत पड़ती है? वो है ओपन फ्रैक्चर, फेल नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, डिस्प्लेस इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर, मैल यूनियन, नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन या पैथोलॉजिकल ग्रोथ फ्रैक्चर, स्पेशली वो ग्रोथ प्लेट से जो गुजरे, सॉल्टर हैरिस टाइप 3 से 5 तक। ठीक।